नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपू हिमाचली आज आपके समक्ष फिर से पेश हूँ हमारे खास मेहमान के साथ। दोस्तों, हर रोज आपको नए कलाकारों के साथ हम रूबरू करवाते हैं, चाहे वो सिंगर हैं, राइटर हैं या डायरेक्टर हैं या फिर किसी भी कैटेगरी के कलाकार हैं। हम आपको हर रोज अपने कलाकारों के साथ रूबरू करवाते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जिन्होंने बहुत सारे फंक्शन हिमाचल में करवाए हैं। हिमाचल के कलाकारों को उन्होंने आगे लाने का बीड़ा उठाया है और बहुत ही सारे कलाकार उनके रियलिटी शो से उभर कर आगे आए हैं। बहुत सारे रियलिटी शो उन्होंने करवाए हैं। अवार्ड शो की बात करें, वो भी उन्होंने करवाए हैं। और कबड्डी लीग हिमाचल में उन्होंने शुरू करवाई थी और बहुत ही खुशी की बात है, जैसे आपने देखा ही होगा। और हिमाचल में उस दौरान कबड्डी लीग हुई थी। उसके उसके साथ ही इन्होंने हिमाचल गॉट टैलेंट हिमाचल गॉट टैलेंट नाम का एक कार्यक्रम, जिसमें बहुत सारे सिंगर हमारे उभर कर आए थे और बहुत ही अच्छा इन्होंने हिमाचल में काम किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नरेश कुमार कौंडल जी की। और जिन्होंने हिमाचल को बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकारों से इंट्रोड्यूस करवाया है। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार इन्होंने हिमाचल के सामने लाए हैं। और बहुत सारे दोस्त जो हैं, इनके सपोर्टर भी हैं। काफी लोग इन्हें पसंद भी करते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे खास आज के मेहमान के साथ। जी सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। पहले तो मैं दीपू सर आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके पेज पे जो मैं आपने मुझे मौका दिया अपने पेज पे आने का, तो थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने इस लायक समझा कि हम रूबरू हो सकें, जो आपके फ्रेंड हैं और जो जितने भी आपके दर्शक हैं। तो पहले मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा आप सबका। सर धन्यवाद तो मैं आपका करना चाहूंगा, जो आपने हमारे एक ही इन्विटेशन पर बिल्कुल आपने हामी भरी और हमारे इस छोटे से पेज में आपने आकर इसकी शोभा बढ़ाई और अपना आशीर्वाद हमें दिया। अरे नहीं नहीं दीप सर, ये मैं सच बताऊं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हिमाचल लेवल पे। हम देखते हैं आपको और बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है, पहल है। और मतलब ये होता है कि कोई भी पेज जो है वो छोटा बड़ा नहीं है। इस टाइम हिमाचल ग्रोइंग कंडीशंस पे है और मतलब देखा जाए तो इस टाइम जो भी हिमाचल की ग्रोइंग इंडस्ट्री है उसके लिए ये वाली चीज जो फेसबुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। जी जी जी, बिल्कुल। जी सर, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ और साथ-साथ दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ। काफ़ी दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बच्चन सिंह जी जुड़ चुके हैं, कहते हैं नमस्कार जी। और कविता भाटिया जी जुड़ चुकी हैं कांगड़ा से। साथ ही तिलक राज ठाकुर हैं सिंगर, कहते हैं दोनों भाइयों को जय हो। नमस्कार दिल को भाई। नमस्ते कविता, कैसी हैं आप? काफ़ी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी से मैं पहले यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारे सभी कलाकार भाई या फिर हमारे प्यारे-प्यारे दर्शक हमारे साथ जुड़ पाएँ और जान पाएँ हमारे आज के खास मेहमान जो हैं नरेश कुमार कौंडल जी। बहुत ही अहम किरदार ये हिमाचल इंडस्ट्री में निभा रहे हैं और कलाकारों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप भी जानिए इनके बारे में और क्या कुछ इन्होंने हिमाचल के लिए किया है। आपको आज सब राज आज खोले जाएँगे और सब कुछ आप इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि कैसे हैं आप? क्या हाल-चाल है? घर परिवार में सभी ठीक हैं? क्योंकि दौर बहुत ही कठिन चला हुआ था कोरोना का और बहुत मुश्किल का सामना सभी लोगों को आजकल करना भी पड़ रहा है। बिल्कुल सर, आजकल कोरोना की वजह से मतलब पूरा सिस्टम हिला हुआ है। और मैं सच बताऊं तो मतलब पूरा प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं, देश नहीं प्रदेश की बात नहीं करूंगा, पूरा देश और देश क्या विश्व ही पूरा। सर मेरी बात आ रही है सबको? जी, जी, आपकी थोड़ी बात आगे सही आ रही है। जी। भी जाऊंगा आप सबसे, क्योंकि यहाँ थोड़ा मेरी आजकल अभी थोड़ी रिसेंटली आज ही ऐसा प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल में थोड़ी सी, तो जिस वजह से मैं मुझे खुद को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। तो जी, अगर जी, बीच में बिल्कुल हुआ आप सही कह रहे हैं। जी सर, क्या आप लाइन पे हैं?
हेलो जी सर। आपका फोन सर म्यूट म्यूट हो गया था। सॉरी सर, सॉरी, मतलब मेरी वजह से थोड़े से टेक्निकल फॉल्ट आ गया था इसमें। कोई और बात मैं नहीं। वीक हूँ सर, मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ इन चीजों में। नहीं नहीं, आप बिल्कुल वीक नहीं है। आपने हिमाचल के कलाकारों को बहुत प्रोत्साहित किया है, और जो बंदा दूसरों को आगे ला सकता है वो खुद कितना बड़ा टैलेंटेड होगा वो सामने दिखता ही है जी। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बट ये है कि आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी लोगों के प्यार से, और आप सभी के मतलब आप जानते हैं दीपू सर कि जब हम वर्क करते हैं तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा हिमाचल के स्टार हो, चाहे जितने भी कलाकार हो हमारे शो का हिस्सा होते हैं, तो एक इंडस्ट्री तो वैसे भी ही पैदा हो जाती है। आप जानते हैं कि जितने भी हमारे शो रहते हैं, आप सभी एक आपने शायद कभी हम मिल नहीं पाए, अदरवाइज हिमाचल के जितने भी स्टार दिग्गज या छोटे से बड़े कलाकार सभी आते हैं। पिछली बार आपको बुलाया था, शायद आप बिजी होंगे उस टाइम। जी, तो मैं थोड़ा बिजी ऑलमोस्ट था अपने काम हम कोशिश ये करते हैं कि मतलब एक मंच पे सभी को लाया जाए, और एक मतलब पूरे पूरे प्रदेश के जो कलाकार हैं एक दूसरे को जाने, और एक में। जो जी हम करते हैं, तो एक उसका थोड़ा सा शुरुआत कहीं ना कहीं से हो। जी। नरेश सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप पहले आपकी फील्ड बिल्कुल कलाकारों से अलग थी। आप जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपने मुझे शायद बताया भी था किसी टाइम कि आप पहले टीचिंग भी कहीं करते थे, और किस तरह ये रुझान बदला आपका, किस तरफ आए हिमाचली इंडस्ट्री की तरफ, आपको लगा कि अब मुझे कलाकारों के लिए कुछ काम करना चाहिए, या फिर अपने खिलाड़ियों के लिए आपको काम करना चाहिए? किस तरह से आपका ये मन बदल गया और आपने कलाकारों और खिलाड़ियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया? सर पहले तो सर मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में। मैं जब मतलब छोटा था तो मैं मेरे बड़े भाई जो थे वो मिमिक्री करते थे, मतलब कलाकारों के एक्टिंग करना। तो उस टाइम में मैं मतलब मैं भी उनके देख के मिमिक्री करना मैंने स्टार्ट किया था। कि पहले तो लाइक टीचरों की मिमिक्री करता था। सर मेरी ये दिख रहा है, मेरे फेस दिख रहा है क्योंकि मुझे। हेलो। जी, थोड़ा आप नीचे हो गए हैं। सॉरी सर, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल आज फॉल्ट आया हुआ है मोबाइल में, तो इस वजह से शायद कहीं ना कहीं अब देखना सर शायद अ, अभी भी आप थोड़ा सा नीचे ही हैं। अगर आप फोन को थोड़ा नीचे की तरफ करें कैमरे को, तो सही हो सकता है। सर होप अब आ रहा हूँ मैं। जी जी, बिल्कुल। अब थोड़ा, हाँ जी ये अब ठीक है। सही है, बिल्कुल 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 सही। जी मैं फिर पहले टीचर्स की मिमिक्री करता था, मतलब नकल करता था उस टाइम। तो मतलब अपनी क्लास को हंसाने के लिए, जैसे मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो नगर से हुई है, तो सुंदरनगर बॉयज स्कूल में हम टीचरों की मैं मिमिक्री करता था, तो सभी लोग खुश होते थे। तो मतलब जब टीचर नहीं आता था उससे पहले भी मैं मिमिक्री करता था वो, और उसके जाने के बाद भी जो डायलॉग उनके होते थे वो करता था। फिर आस्ते आस्ते करके सर मतलब हीरो की मिमिक्री करना शुरू किया। और फिर मैं जीएनई लुधियाना चला गया सर, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वहां पर मैं बीटेक करने गया था। तो वहां पर क्या था सर कि आस्ते आस्ते मतलब ऐसा हुआ कि मैंने वहां पर मिमिक्री करना शुरू कर दिया। और एक बार जी मेरे फ्रेंड ने मुझे नेशनल यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम चला हुआ था, तो वहां पर एक गेस्ट आइटम के लिए मेरा नाम अचानक से अनाउंस कर दिया। वो सर वो स्टेज जो था वो मेरे लिए बड़ा मतलब टर्निंग पॉइंट हुआ। उसके बाद मतलब एक गट्स हुआ मुझे मतलब स्टेज पे जाने का। तो मतलब उस लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में कोई 15-20 हजार लोग होगा उस टाइम। मैंने जो मेरा जो मैंने मिमिक्री की और उतने में मुझे उत्साह मिला, तो जी कहीं ना कहीं वो उत्साह जो था वो मुझे इस लेवल पे लेके आया कि मैं उसके बाद 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट रहा मिमिक्री में। और कोई पंजाब का कोई ही ऐसा कॉलेज होगा, बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज या ये यूनिवर्सिटी, जिसमें मैंने परफॉर्म नहीं किया होगा सर। तो उसके बाद फिर इस सर 2006 और 7 2005 और 6 मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा था इसमें।
और उसके बाद सर जब मैंने फिर पंजाब में रहा, उसके बाद हमें हिमाचल आया 2010 की बात है ये। 2010 में मैंने अभिलाषी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी सर, ऊपर चार चौक में। और वहाँ पर जब ज्वाइन किया तो फिर वहाँ से सर हिमाचल में हमारा दौर शुरू हुआ था। उसके बाद भी मैं मतलब काफी दूर था इन चीजों से। फिर मैंने 12 में मैंने सिवाई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया, फिर उसके बाद एलआर कॉलेज। और कहीं ना कहीं सर 2014 में मैंने दोबारा से अपना 7 साल बाद अपना कैरियर दोबारा से स्टार्ट किया। तो उस टाइम मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा प्रोग्राम हो कि जिसकी वजह से हिमाचल में मतलब मैं कॉमेडी में पार्टिसिपेट कर सकूं। लेकिन कोई भी ऐसा मंच मुझे मिला नहीं। फिर सर मुझे लगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने बेस्ट कॉमेडियन ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो मेरे फ्रेंड थे और मैंने एक पूरे प्रदेश में कॉमेडी शो की करवाने की सोची। और वहां से सर फिर ये शुरुआत हुई जहां से प्रिंस गर्ग निकला और विकास ठाकुर जो अभी हिमाचल के दोनों दिग्गज हैं लड़के। जी, जी, बिल्कुल। बहुत बड़ा इनका नाम है प्रिंस ठाकुर और प्रिंस गर्ग और विकास ठाकुर का काफ़ी अच्छी कॉमेडी भी करते हैं। और आपके बारे में ये राज़ मुझे लगता है कब बहुत कम लोग जानते होंगे कि आप अ, भी मैं भी ये बात नहीं जानता था। आज ही आपने खुलासा खुद किया कि आप बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं। हाँ सर, मैं एक्चुअली मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। और जैसे मिमिक्री में मैं कई हीरो की आवाजें निकालता था उस टाइम भी। और उसके बाद तो मतलब ऐसा होता है सर कि ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ। अब मतलब इतना टाइम हम तो दे ही नहीं पाते खुद के लिए, क्योंकि अब काम ही ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइज करने का। लेकिन कभी कभी मौका मिल जाता है कि किसी हीरो की मिमिक्री कर दी या कुछ इस तरह से। तो फिर ये वाली हॉबी जो है कहीं ना कहीं फिर सर ऑर्गेनाइज में के रूप में बदली। फिर हम हिमाचल गॉट टैलेंट लेके आए। और हिमाचल गॉट टैलेंट एक बहुत टफ वर्क था, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी सर की, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगना था। और हम पहला रियलिटी शो इसको बनाना चाह रहे थे और डीडी पंजाबी भी लेके आने चाहिए चाह रहे थे, और हमारे पास बिल्कुल भी फंड नहीं था। तो उस टाइम में जो अभी आप जानते होंगे मुकुल जी, जो अभी इस पे आते हैं लाइव टाइम पे एंकर है। तो उस टाइम वो भी मेरे बड़े क्लोज रहे हैं। मतलब उन्होंने भी काफ़ी सजेस्ट किया, हमारी सजेशंस दी उन्होंने। और उसके बाद केसी परियार जी थे, उनके साथ भी मीटिंग हुई। फिर ये लोग भी उन्हें एडवाइस किया कि सर इसमें बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है। तो उस टाइम एक क्रेज था करने का कि मैंने कहा घाटा होता है तो होने दो, लेकिन मैंने ये शो करना है। तो फिर मेरे एक फ्रेंड थे धर्म सिंह जी, जो और मैंने और उन्होंने फिर एक शुरुआत की। और हिमाचल गॉट टैलेंट इस टाइम मुझे लग रहा है कि जिस आप जानते होंगे हिमाचल गॉट टैलेंट अच्छा ब्रांड है इस टाइम पूरे हिमाचल में। और इसके पीछे बहुत मेहनत जुड़ी है। मतलब हम मैं सच बताऊं तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इस टाइम, और मेरी पीएचडी भी अभी सबमिशन होने वाली है 10-15 दिन में। तो उस टाइम सर ऐसा होता था कि हम शाम को जैसे छुट्टी होने पे हम जैसे कांगड़ा ऑडिशन है तो कांगड़ा के लिए निकलना रात भर। फिर वहां पर उसके बाद वहां जाके हमने 1 या 2 दिन लगाना, फिर वहां पर ऑडिशन लेके फिर रात को आना। रात को हम पहुंचते थे 5-6 बजे, फिर सुबह जाके दोबारा कॉलेज जाना, फिर कॉलेज जाके फिर बाद मतलब बहुत ज्यादा मतलब मैं बता नहीं सकता जितना मतलब उस टाइम स्ट्रगल किया है वो। मुझे नहीं पता कि वो कैसे हम कर गए। अगर आज की बात होती तो शायद मैं इतना स्ट्रगल नहीं कर पाता, लेकिन उस टाइम बहुत ज्यादा क्रेज था सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, आपके जो कॉमेडी का आपने फर्स्ट हिमाचल में शो करवाया था, वो एक ही बार जिससे प्रीत गर्ग और विकास ठाकुर जी निकले थे, उभर कर आए थे, उसके बाद ये खत्म हो गया या फिर हर साल आप करवाते हैं इसको, या फिर लगा एपिसोड इसके बन रहे हैं? नहीं, बेस्ट कॉमेडियन ऑफ हिमाचल प्रदेश सर अभी पूरे हिमाचल में पहला टीवी पहले ही शो था वो। और उसके बाद ये शो हुआ भी नहीं मतलब कभी। उसके पीछे रीजन ये हुआ कि सर कॉमेडी के लिए ना मैंने यहाँ पर ये देखा कि क्रेज कम था। और जो हमारा हिमाचल गॉट टैलेंट था, फिर हमने यही एक हिमाचल गॉट टैलेंट की जो स्थापना की थी वो इसी शो के लिए की थी कि उसमें सभी तरह के जो मैं बात करूं सभी तरह का टैलेंट हमने कवर कर लिया, चाहे वो सिंगिंग है, डांसिंग है, रैपिंग है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई टैलेंट है, या कॉमेडी का शो है। मतलब इस शो और मैं खास बात बताऊं सर, ये ऐसा शो है जो मार्च में शुरू होता है और
अक्टूबर एंड तक चलता है ये शो। मतलब एक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब ये ऐसे शो है जो 7 से 8 महीने तक ये पूरे प्रदेश में वर्क करता है। और क्या ये कोई भी ऐसा मतलब एक चंबा को छोड़ के अगर मैं बात करूं, चंबा को छोड़ दिया जाए और लाहौल स्पीति को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सब जगह इसके ऑडिशन होते हैं और बड़े अच्छे लेवल पे इसके ऑडिशन होते हैं। जैसे एक नॉर्मल, जैसे एक फाइनल नॉर्मल शो का जो फाइनल रहता है वो वैसा हमारा एक ऑडिशन का पैटर्न रहता है उसमें। और जो जी फाइनल होता है उसमें एक बड़ा अच्छा ये रहता है जिसमें बॉलीवुड से भी हमारे फैन जुड़ते हैं। हिमाचल के ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई दिग्गज है जो नहीं जुड़े हैं इसके साथ। ऑलमोस्ट पूरा हिमाचल जुड़ा हुआ है हिमाचल गॉट टैलेंट के साथ। तो अपने आप की मतलब लोगों की होप बहुत ज्यादा होती है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है इसमें। जी 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 सर। जी जी नरेश जी, ये अब सिर्फ इतना सा जानना चाहूंगा कॉमेडी शो के बारे में। सिर्फ अंतिम सवाल ये है कॉमेडी शो के बारे में, बाकी सवाल तो चले रहेंगे कि जो दिग्गज यहाँ से निकले हैं हमारे कॉमेडी के, दो नाम आपने बताया, विकास ठाकुर और प्रिंस गर्ग। विकास ठाकुर भी काफी हिट हुए हैं, काफी चैनलों में, बड़े चैनलों में भी मैंने उनको देखा। प्रिंस गर्ग को भी बड़े चैनलों में हमने देखा। क्या क्या वो अपनी पुरानी जो सीडी थी उसको अभी तक याद रख पाए हैं, या फिर बड़े चैनल उनको मिलने के बाद आपको थोड़ा भूले या याद रखा उन्होंने? कैसा रिस्पॉन्स होता है आजकल जब उनसे बातचीत होती है? नहीं पर कि इनको पता है कि जो अगर हम बात करें जड़ें, तो जड़ें जो होती है वो मतलब कभी भी वो पेड़ को नहीं वो कर, जड़ें जड़ें ही होती है। और अभी भी प्रिंस गर्ग से अगर बात होती है हमारे शो में आता है विकास ठाकुर। अभी हमारा एक मैंने बताया था सर हमारे बहुत ज्यादा शो है वैसे। अभी मेरी पूरी बात नहीं हो पाई आपसे जो हमारे शो करवाए हैं। तो अभी हमारा एक कॉमेडी नाइट्स विद हिमाचली फैमिली एक पहला कॉमेडी शो आ रहा है और इसका एक 2 एपिसोड शूट हो गए हैं। और बहुत इस जैसे कॉमेडी नाइट्स आप देखते हैं कपिल शो, उसी तर्ज पे हम लेके आ रहे थे। और विकास ठाकुर भी उसका पार्ट है अभी। तो विकास ठाकुर भी बहुत अच्छे इसमें आ रहे हैं और उसी हिमाचली पैटर्न पे हम इसको लेके आ रहे हैं। तो अभी मनोज ठाकुर भाई के साथ ये शो हुआ है और कुलदीप नाटी के कुलदीप शर्मा भाई को हमने इनवाइट किया था इसके लिए। तो मतलब 2 एपिसोड जो हैं वो हमारे ऑलमोस्ट ये तैयार हैं। बट बाकी जो उसके बाद कोरोना आ गया था, ये इसका शूट 14-15 मार्च को था। उसके बाद तो मेरे ख्याल में 20 के करीब तो हमारा वो बंद ही हो गया था। तो ये जी वाला जो नाइट्स विद हिमाचली फैमिली है इसमें ये विकास ठाकुर ये लड़का आ रहा है और प्रिंस गर्ग भी कहीं ना कहीं। तो मतलब ये है कि ये मतलब हमें मुझे अपना बड़ा भाई की तरह समझते हैं और उनको पता है कि कहीं ना कहीं जो है कि एक हम उनके लिए ज्यादा नहीं कर पाए लेकिन एक हमने प्लेटफॉर्म जरूर तैयार करके दिया उनको। जी जी, बहुत बढ़िया। हमारे एक दर्शक हैं मंडी से, कृष्णा ठाकुर विजय विजय कहते हैं, सुनना चाहेंगे हम कुछ मिमिक्री। अच्छा मिमिक्री अच्छा ठीक है सर। मैं राजकुमार की थोड़ी कर देता हूँ आपको या मोदी जी की जो भी आप सुन। मोदी जी जी तो ऐसे आज नमस्कार मदरा आपकी बात मोदी सरकार अच्छे दिन अच्छे दिन आएंगे मित्रों, अच्छे दिन आएंगे और हम काला धन भी खाएंगे मित्रों। ये तो जस्ट जोकिंग है तो मतलब इसको सीरियस मत लेना, एक मजाक है। तो मतलब ये मोदी जी की मिमिक्री थी। और राजकुमार की अगर मैं बात करूं तो राजकुमार ऐसे कहते हैं, यानी हम राजकुमार नहीं, राजकुमार ना बोल पचासी और ना तलवार की धार से। बंदा डरता है तो सिर्फ लड़कियों की माँ से, लड़कियों की माँ से। थैंक यू सर। क्या आपने बहुत बढ़िया सर, आप बहुत बहुत ही बिल्कुल सेम सेम उनकी तरह ही बात कर रहे थे, जो भी आपने दोनों के मिमिक्री की, मोदी जी और राजकुमार जी की तरह बिल्कुल। अरे सर अभी तो मतलब रिहर्सल पूरी तरह से छूटी हुई है बट ये है कि मतलब काफी टाइम बाद अब बिना प्रैक्टिस के हम कर रहे हैं इस तरह से ना, तो बड़ा मुश्किल प्रैक्टिस होता की है। जरूरत
ज्यादा उनको पड़ती है जो शुरू कर रहे होते हैं, लेकिन आपने तो बहुत पहले से शुरुआत कर दी थी और अभी तक बिल्कुल बहुत अच्छी आप मिमिक्री कर रहे हैं। काफी दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेहा शर्मा जी कहते हैं गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? साथ ही ऋषि शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कहते हैं हेलो डियर गुड इवनिंग। सारांश प्रज्वल कहते हैं वेरी गुड। और ऋषि शर्मा जी कहते हैं मुझे भी सिखाओ लाइव। जी जी जी, जरूर सर, आप हमारे साथ भी लाइव आ सकते हैं। मैं आपको जरूर एक दो दिन में कांटेक्ट करूंगा और हम जरूर लाइव आ सकते हैं सर। एकता जी कहते हैं कि हंसना बहुत पसंद है मुझे, थैंक्स। और ऋषि जी कहते हैं जैसे नरेश कुमार कौंडल जी बोलते हैं, काश मैं भी बोल सकता। ऋषि सर तो हिमाचल की शान है, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो अभी इन्होंने हिमाचली इंडस्ट्री को बड़े मतलब अच्छे लेवल पे लेके गए हैं ये। और मैं बात कर रहा था अभी मेरे थोड़े दिन पहले मेरी बात हो रही थी ऋषि भाई से, तो ऋषि भाई को मैं कह रहा था कि ऋषि भाई उस टाइम में जब टी सीरीज थी और आप लोग वर्क करते थे तो उस टाइम आज से ज्यादा बेटर काम होता था। अभी थोड़ा सा जो बड़ी कंपनीज हैं वो जा चुकी हैं और आप लोग फिर भी लगे हुए हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपकी गाइडेंस से ही एक जो हिमाचल की इंडस्ट्री में जो हम बात करते हैं वो हो पॉसिबल हो सकती है। इवन की बहुत अच्छा अभी काम चला हुआ है। और ये कहीं ना कहीं सर एक जो पैटर्न अभी चला है, चाहे मैं अभी मैंने अभी 7-8 महीने पहले एक प्रेडिक्शन की थी कि फेसबुक का जब दौर चलेगा तो मतलब एक हिमाचल के लिए एक रेवोल्यूशन आएगा, क्रांति आएगी। वो मेरी वीडियो शायद जिसे भी मेरे फ्रेंड ने देखी होगी वो जानते हैं इस चीज को, मैंने 7-8 महीने पहले ये चीज बोली थी। तो आज वो टाइम आ चुका है, अब जो इंडस्ट्री हिमाचल की अब ग्रो कर इस टाइम जो है वो ग्रो कर सकती है, क्योंकि इस टाइम सभी के सभी लोग इस चीज को समझते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज है कि लोग मतलब चाहे वो अपना पैसा लगा के या फिर एक अपनी सेल्फ मतलब सारी चीजें अपने आप करके, अभी कुछ एक सर डायरेक्टर की भी मैं बात करूं तो खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, खुद फाइनेंस कर रहे हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत कम जज्बा होता है क्योंकि टूट जाता है इंसान, लेकिन हिमाचल के लोगों को सल्यूट है। सभी जितने भी कलाकार काम कर रहे हैं, जितने भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इसलिए सल्यूट है क्योंकि वो सिर्फ पैसे के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि इस इंडस्ट्री में पैसा है ही नहीं। तो जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक क्रेज के लिए कर रहे हैं और एक हिमाचल के लिए कर रहे हैं। तो मैं इसलिए सभी को सल्यूट करता हूं जो इस हिमाचल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, पैसा तो बिल्कुल भी बहुत ही कम है। सभी अपना लगा कर काम कर रहे हैं, चाहे वो सिंगर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो। राइटर भी खुद कई बार अगर अच्छा बैकग्राउंड है राइटर का तो अपने गाने गवाने के लिए सिंगर को स्पॉन्सर कर देता है, और सिंगर अपनी तरफ से तो कर ही रहे हैं, खुद को प्रमोट पैसा काफी लगा रहे हैं अपने लिए ही। एकता संजीवन जी जुड़ चुके हैं, कहते हैं कोई गाना सुना दो हंसी वाला, कॉमेडी गाना मुझे सुनना चाहती हैं। और साथ ही मुनीष भाटिया हमारे बहुत खास दोस्त हैं, ग्रेट आज नेश भाई आ गए। देखिए वैसे तो मनीष भाटिया जी यहाँ पे कदम रखते नहीं हमारे पेज पे, लेकिन आज आप आए तो मनीष भाटिया जी भी आपके साथ साथ बहुत ही अच्छी बात है। अरे मनीष भाई तो शुरू से ही हमारे साथ है ये तो मतलब ये ऐसे है कि मतलब हमारा साथ तो ऐसा है कि जब भी मतलब हमारे कोई भी शो हुआ है आज तक, कोई मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई शो हमारा मिस किया हो या हमारी हेल्प ना की हो या हमें सपोर्ट ना किया हो। और खासकर हिमाचल गॉट टैलेंट में तो बहुत ज्यादा इनका सपोर्ट रहता है हमें। जी जी, काफी सपोर्ट करते हैं ये सब कोई। बहुत धन्यवाद है मनीष भाटिया जी का भी। दोस्तों आप सभी से मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि प्लीज आप लाइव को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे और दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सकें और हमारे खास मेहमान से बातचीत कर सकें, कुछ इनके बारे में जानेंगे, कुछ ये भी जानेंगे कि इन्होंने हिमाचल के लिए क्या क्या किया है। बहुत कुछ इन्होंने बता दिया, और भी बहुत सी बातें हैं जो अभी जानने को हैं। सबसे बड़ा राज आज एक एक ये खुल गया जो मैं नहीं जानता था, शायद आप सभी भी नहीं जानते होंगे, कि ये हमारे मेहमान कलाकार नरेश कुमार कौंडल जी बहुत अच्छी मिमिक्री भी करते हैं, बहुत अच्छे कॉमेडियन कॉमेडियन भी हैं, और हिमाचल में कॉमेडी शो की शुरुआत इन्होंने ही की थी। मनीष भाटिया जी कहते हैं सर दिल को। आवाज में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज सुन नहीं रही है मुझे, शायद मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई? मुझे कॉल आई थी बीच में फिर उसके बाद नहीं आवाज नहीं, नहीं आ आप रही है। आपकी आवाज सही आ रही है, जी जी सही आ रही है। हेलो। जी जी, हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर?
जी, जी, अब आपकी मेरी आवाज आवाज़ आ रही है बिल्कुल सर सही आ आपको? रही है सर। जी, जी, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, जी। अच्छा, मुझे मैं आपकी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है, या थोड़ी शायद हो सकता है मेरे लिए कोई दिक्कत आ गई हो। हम अभी सर आई थिंक जी, जी, आपको मैं सुन पा रहा हूँ बिल्कुल। मैं लीव करके ज्वाइन कर सकता हूँ सर दोबारा से? कोई बात नहीं, बिल्कुल। जी। तो दोस्तों थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। काफ़ी दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोस्तों आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान कलाकार हैं जिन्होंने हिमाचल को बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट दिए हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने कलाकारों को और खिलाड़ियों को ख़ासकर इन्होंने प्रमोट किया है। इन्होंने हिमाचल गॉट टैलेंट का सिंगिंग कॉम्पिटिशन हिमाचल में करवाया। साथ ही इन्होंने कॉमेडी शो इन्होंने हिमाचल में करवाया और कबड्डी लीग इन्होंने हिमाचल में करवाई। काफ़ी कलाकारों के साथ-साथ खिलाड़ियों को भी इन्होंने आगे आने का मौका दिया और बहुत खुशी की ये बात है। ऑल हिमाचल में अगर ऐसे ही कला प्रेमी अगर इकट्ठा हो जाएँ तो हिमाचल नंबर 1 पर होगा और बिल्कुल होगा। तो आइए हमारे साथ फिर से नरेश कुमार कौंडल जी जुड़ चुके हैं, करते हैं इनसे बातचीत। जी सर, आपका फिर से स्वागत है। सर थैंक यू, और मैं माफी चाहूंगा कि मैं मुझे थोड़ी इसकी वजह से मुझे काटना पड़ा, डिस्टर्ब हुई आपको आप सभी को। जी, कोई और बात नहीं। अभी मैं सर का सुन रहा था, तो बस सर उसके बाद जो बात हुई थी हिमाचल गॉट टैलेंट की, तो हिमाचल गॉट टैलेंट के बाद फिर हमारे काफी अच्छे सर पार्टिसिपेंट वहां से निकले थे। और अनुषा जोशी जो है वो आप जानते हैं, दिल जी, से जी। नाचे हिंदुस्तान के बाद जाके आई। जी, ऋषभ ऋषभ भारद्वाज भी हमारे शो से निकले हैं सर। और भी जी, मैंने से मैं बात कर रहा था कि अभी डी पैरेट्स वाले जो ग्रुप कुल्लू का है वो भी हमारे शो से निकले हैं। तो उसके बाद वो कलर टीवी पे भी जाके आए। तो कुछ बहुत अच्छे जो चेहरे हैं वो निकल के आए थे हिमाचल गॉट टैलेंट के बाद। और फिर इस तरह से सर सिलसिला बढ़ता रहा। फिर एक अवार्ड शो हमने ऑर्गेनाइज किया कि वो भी इसकी भी ये एजेंडा था हमारा कि एक कनेक्टिविटी पूरे हिमाचल को जो जोड़ने की थी। उस उद्देश्य से किया गया था ये, कि हम चाह रहे थे कि जी, बम्बे के लोग और हिमाचल के लोग आपस में मिले और एक कनेक्टिविटी बढ़ी, और एक कुछ ना कुछ रिजल्ट निकले। जब बम्बे के लोग, क्योंकि मैं देख रहा था कि बम्बे के लोग यहाँ पर कुछ ही लोगों को जानते थे, लेकिन जी, असली चीज जो हम चाह रहे थे कि उनमें जो न्यू आर्टिस्ट और जो पुराने आर्टिस्ट बॉम्बे के थे उनको एक अगर हम जोड़ते, तो हमें ये पता था कि वो कहीं ना कहीं उनको बॉम्बे लेके जा सकते थे। और बॉम्बे जाके एक हमारे जो कलाकार है वो वहां पर काफी कुछ उनको सीखने को मिलता, और वहां सीख के यहाँ पर हिमाचल में भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे और हिमाचल की इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं बल मिलता। तो जी, वहीं से सर फिर काफी दिग्गज आए सर। हमारा सौभाग्य ये था कि मुझे लगता है कि उस टाइम हमने इतना बड़ा सोचा नहीं था जितना बड़ा हो गया वो शो। क्योंकि आशीष आर मोहन, चाहे वो जिन्होंने अक्षय कुमार की खिलाड़ी 786 मूवी बनाई है, पवन शर्मा जी है, बाल कृष्ण जी है, फिर ये अपने पीयूष राज शर्मा जी, और हिमाचल के मतलब दिग्गज लोग पूरे पहुंचे हुए थे। और हिमाचल के अपने दिग्गज भी वहां पहुंचे हो। तो वहां से जो बात चली फिर फिल्म इंडस्ट्री को फिल्म पॉलिसी की। और इसी शो का जो नतीजा है वो गोविंद ठाकुर सर ने भी यही कहा कि इस शो का नतीजा था कि फिल्म पॉलिसी अप्रूवल होगी, चाहे अभी थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेशंस है काम करने वाले। तो मैं यही कहूंगा कि वो बम्बे और जो हिमाचल के लोग पहले से काम कर रहे थे, वो एफर्ट उन्हीं के थे, लेकिन जो एक माध्यम जो हम बने वो बहुत बड़ी बात थी हमारी पूरी संस्था के लिए। क्योंकि अभी तक मतलब वो चीज बन काफी लोगों का कई सालों से ये विचार था, कईयों का 10 साल से 15 साल से 20 साल से, कि हिमाचल में फिल्म पॉलिसी बनानी है। लेकिन जो हमारा जो वो तो स्टेज और एक लोगों को कनेक्टिविटी, इस शो को करने के लिए हमें लगातार 4 महीने हार्ड वर्क करना पड़ा। और मैं केसी परिहार जी का खासकर धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी भूमिका निभाई, सबका बायो प्रोफाइल मांगा। और कोई भी ऐसा मतलब हमने पार्टी वो चाहे वो बड़े से बड़ा दिग्गज है, सबका डाटा मांगा। क्योंकि एक बहुत ज्यादा हौसला चाहिए होता है किसी
किसी से भी बायोडाटा मांगने के लिए। तो हम वो जो काम था वो केसी परिहार जी ने किया, और वहीं से सर एक जो हमारी फिल्म पॉलिसी की वो ये पहल हुई थी, और अभी जो फिल्म पॉलिसी की अगर हम बात कर रहे हैं या वो अप्रूवल होगी, तो वो सिर्फ उस शो का नतीजा था, और जो लोग वहां पर आए थे उनकी वो सोच थी। तो उस तरह से एक फिल्म पॉलिसी का निर्माण हुआ सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो द ग्रेट खली शो जो सोलन में हुआ था, तो वो भी हमने ही यहाँ पर करवाया था उस टाइम। खली भाई जी ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो पूरा के पूरे जिम्मेवारी ये हमारे ऊपर थी। तो वो वाला शो भी हमारे लिए टर्निंग मोमेंट था सर। खली भाई एक हमारी मतलब सोच से परे थे, क्योंकि उनको हमने सिर्फ टीवी पे देखा था, और टीवी पे देखा हुआ इंसान को जब हम लाइव देखते हैं और वो हमारे से बात करते हैं और हमें शाबाशी देते हैं, और अभी जब भी बात होती है तो मतलब हमने कभी सोचा नहीं था। तो बहुत अच्छा लगता है सर कि इस तरह से वो वाला शो भी हमें करने को मिला। जी फिर उसके बाद ग्रेट हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने। तो मतलब एक जो लोग हम टीवी पे देखते थे वो हमारे शो का ब्रांड एम्बेसडर बने, जो मुझे लग रहा है कि लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं किसी का ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए। तो मतलब जी वो हमारे लिए हमारे शो का पार्ट बने। फिर हिमाचल प्रो कबड्डी लीग हुआ सर। अजय ठाकुर भाई जो इंडियन टीम के कैप्टन थे, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने। तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि और अपॉर्चुनिटी हम मान सकते हैं। तो इस तरह से सर फिर हमने हिंद टीवी हिमाचल की स्थापना 2 साल पहले की थी। आज तो अभी है, लेकिन हमने 2 साल पहले इसका उस तरह से भी हमारे इवेंट को वो करने के लिए हमने ये किया। फिर अभी जो पहाड़ी बॉस और कॉमेडी नाइट्स की हम बात कर रहे थे, तो इस तरह से हिम ऑफ प्राइड अवार्ड, जिसमें जो कनाडा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कनाडा हमने बुला रखे थे। तो मतलब वो भी हमारे पूरे हिमाचल में पहली बार ही हुआ था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कनाडा के मतलब ये हिमाचल में आए, और हमारे सभी जितने भी हिमाचल के दिग्गज थे उनको उनके हाथों से सम्मानित हुए। और अच्छी बात ये थी कि वो हिमाचल का कुछ टाइप करवाना चाह रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से जो हमारे प्लान थे, उन्होंने कहा भी था कि हिमाचल के एक आर्टिस्टों की लिस्ट बनाओ जो अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो वहां पर हम कनाडा में उनका कुछ हम करवा सकते हैं, मतलब एक फाइल के थ्रू। मतलब कल को हमने जैसे कॉमेडियन हो गए या सिंगर हो गए, तो कुछ एक को हम कनाडा में बुला सकते हैं। और उन्होंने खुद हमारी प्रेज ये की कि हम कनाडा में इस तरह की एक्टिविटीज करवाने स्टार्ट करेंगे। तो मतलब सर बड़ा अच्छा लगता है जब इतने बड़े बड़े लोग ये जो हम सोचते हैं हिमाचल एक छोटी सी स्टेट है, लेकिन जब सभी कलाकारों की वो प्रशंसा करके गए, जितने भी लोग आए हुए थे, और खुद वो मान के भी गए, क्योंकि परफॉर्म किया, कुमार साहिल ने भी परफॉर्म किया, प्रिंस गर्ग ने भी उनके साथ परफॉर्म किया, तो वो खुश थे, और वो बोल रहे थे कि हम आर्टिस्टों को कनाडा में हम बुला सकते हैं। तो एक अपने आप में बहुत अच्छा लगता है सर। और ये एक अच्छी पहल मान सकते हैं हम इसको, कि अगर वो पॉसिबल हुआ तो शायद कहीं ना कोई कनेक्टिविटी जरूर बन सकती है। जी जी बिल्कुल। जी, अवार्ड शो की बात हो रही थी सर। काफ़ी लोग काफ़ी अच्छी बात है कि अवार्ड शो करवाए जाते हैं और बहुत सारे कलाकारों को इसमें इन्वॉल्व भी कराया जाता है। मिलने-जुलने का भी ये ज़रिया मान सकते हैं हम इसको। सभी कलाकार बड़े-छोटे सभी जो कलाकार हैं पुराने नए आपस में मिलते हैं, बातचीत होती है। लेकिन बहुत से इल्ज़ाम भी लगते हैं कलाकारों जब ये अवार्ड शो करवाए जाते हैं। कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि पैसे लिए जाते हैं, कुछ कहते हैं कि अ, जान-पहचान वालों को बुलाया जाता है। तो बहुत बहुत अजीब भी लगता है ये सब सुनने में। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हिमाचल में बहुत सारे अवार्ड शो हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप भी होती हैं अवार्ड शो में। काफ़ी कंपनीज़ भी स्पॉन्सर भी करती हैं। उसके बावजूद भी मतलब कलाकारों से कलेक्शन की जाती है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? काफ़ी लोग ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं। बिल्कुल सर। सर ये इल्जाम मेरे ख्याल में तो बिल्कुल जायज है, जो आपने बताए हैं वो इल्जाम जायज इसलिए है, जो मेरे ख्याल में है कि अगर हम किसी को अवार्ड दे रहे हैं तो सिर्फ पैसे का तो मतलब ही सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी को अवार्ड पैसे लेके अगर अवार्ड दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक अवार्ड है। क्योंकि अवार्ड शो की अगर हम बात करें तो अवार्ड शो एक ऐसा शो होता है जिसमें आप लोगों को बुलाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। और अगर हमारे शो की आप बात करें तो मैं सच बताऊं तो हमारे शो में तो हमने खाना पीना, तो लोगों का रहना, जो बॉम्बे के लोग आए थे उनका रहना भी हमारी तरफ से फ्री था। तो
जो लोग ये करते हैं सर, तो उनके लिए निश्चित तौर पे ये सवाल उठता है। और मैं इसके लिए हमेशा मैं भी आपकी तरह एक अगर बात करूँ तो मैं इसको क्रिटिसाइज़ करता हूँ। मैं ये इसलिए क्रिटिसाइज़ करता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में ये चीज़ कहीं न कहीं गलत है किसी से पैसे लेके। और दूसरी चीज़ सर, यहाँ पर मर्यादा का वो नहीं रखा जाता है कि किस बंदे को हम ये दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, उसके बारे में क्या हिस्ट्री है। मैं जो अभी अवार्ड शो हमारा हुआ था, हमने एक प्रॉपर तरीके से हमने उनकी पूरी उनकी बायोडाटा हमने मंगवाया। लेकिन कई बार कई दिग्गज बुरा भी मान जाते हैं कि यार इतना बड़ा हमारा बायोडाटा मांग रहे हैं कि मेरे बारे में जाना है तो गूगल में पढ़ लिया कुछ। उसके बावजूद हमने सबसे बायोडाटा मंगवाए। तो कहीं न कहीं आजकल देख रहे हैं कि एक माहौल बना हुआ है, छोटे-छोटे बच्चों को पता नहीं कौन खाने कुछ, और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे-ऐसे अवार्ड दे दिए जाते हैं छोटी-छोटी उम्र के 5-6 सालों के। तो बच्चे तो बेचारों का माइंड वैसे ही बॉस हो जाएगा कि हमें तो वो ये अवार्ड तो आज ही मिल गया, हमें तो बाद में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और आजकल की 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा सर, जो आजकल हो रहा है ठंड में, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हताश भी होता हूँ कि कई बार, क्योंकि हमारे जो बच्चे पोटेंशियल है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, उनको ईगो आ जाती है। अगर एक बच्चा जो है एक अवार्ड मतलब कोई भी शो जीत जाता है, उसके बाद पेरेंट्स उसको दूसरे शो में जाने के लिए अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि हमारा बच्चा उस शो का विनर है तो दूसरे शो में कहीं हार ना जाए। ये कहीं न कहीं दिक्कत है। मतलब उसकी अगर एक शो में वो विजेता है तो दूसरे शो में हार ना जाए, इसलिए वो दूसरे शो में उसको भेजेंगे नहीं, और वो उसका फ्यूचर जो है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्योंकि एक हार के डर से वो कभी पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता। तो जो मैं वही चीज़ जो है वो अवार्ड शो की है। अगर एक छोटे से बच्चे को हम अवार्ड शो दे देते हैं, तो उसको लगता है कि मैंने तो वो अचीव कर लिया है। जो अब नाम एक चीज़ देखा जाए तो नाम जो मर्ज़ी रख लो, चाहे मैं साने विश्व रख लूँ, मतलब साने कुछ भी रख लूँ, जी, मतलब उस मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या वो जो ये हम शो करवा रहे हैं, क्या वो सच में उस लेवल का है? मैं ये नहीं कहता कि आप 50 बंदों को अवार्ड दो। हाँ, अवार्ड शो के सबसे बड़ी जो खमियाजा है, वो ये है सर कि इसमें आपसे अपने बहुत ज़्यादा रूठ जाते हैं, क्योंकि अपने जो लोग होते हैं उनको ये हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है कि यार चलो कोई बात नहीं, जैसे मैं अवार्ड करा रहा हूँ, तो यार नरेश का ही अवार्ड शो है तो वो चलो हमें तो बुला ही लेगा, कम से कम मतलब ये हो जाएगा। और जब उनका नाम नहीं आता है तो वो एक नाराज़गी हो जाती है। यही नहीं सर, टाइटलों पे भी नाराज़गी होती है। मतलब जी, अवार्ड शो के बारे में मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको एक ऐसे मुकाम तक ले जाएगा, आपके अपने ही आपसे पीछा छुड़ा लेंगे, मतलब उनको जी, इतना, जी, बिल्कुल। क्योंकि अगर टाइटल पे लोग लड़ते हैं कि मुझे ये टाइटल क्यों मिला, मुझे वो टाइटल क्यों ना मिला। तो मतलब जी, अब जो अभी मतलब जैसे अभी करनाल सिंह राणा जी हैं, या नाटी किंग कुलदीप शर्मा जी है, या संजीव दीक्षित जी हैं, या धीरज शर्मा जी है, अब जी, उस लेवल पे जो नाम होगा उन उसपे हमारे न्यू आर्टिस्ट नहीं आ सकते। लेकिन कहीं न कहीं उनको फिर विवाद चल पड़ते हैं कि यार वो आपने उसको वैसा दे दिया, इसने ऐसे। तो बहुत सारे विवाद जो है वो अवार्ड शो में रहते हैं सर। और मैं यही कहूँगा कि अवार्ड शो सच में ये एक ऐसा विषय है जिस पे अगर चर्चा की जाए तो बहुत सारी मतलब बहुत सारी जो है दिक्कतें रहती है, प्रॉब्लमें रहती है, चाहे वो लोगों की हो, चाहे वो फंड्स इकट्ठा करने की है, क्योंकि कई लोग पैसा भी मांगते हैं, वो बिल्कुल गलत चीज़ है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर ऑर्गेनाइजिंग अच्छी है आपकी, तो फिर लोगों को बात करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका एक स्टैंडर्ड बन जाता है। जब आपका स्टैंडर्ड बन जाता है तो आप किसी भी लेवल पे आप किसी को वो करते हैं तो उसको पता है कि उसकी भी वैल्यू है, क्योंकि आने वाले टाइम में शायद जो अवार्ड उसको आज नहीं मिला वो 10 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, या 3 साल बाद मिले, लेकिन उसकी एक अहमियत है। तो जी, एक अवार्ड देना और एक टाइटल दे के अवार्ड देना ताकि लोग तरसे उस अवार्ड के लिए, वो बहुत वो मायने रखता है सर। जी, जी। तो चलिए अब कमेंट देख लेते हैं। काफ़ी दोस्त हमारे कमेंट कर चुके हैं और अगर उनके कमेंट ना पढ़े तो नाराज़ भी हो जाते हैं कई बार दोस्त। तिलकराज ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, कहते हैं, "जानी हम पहाड़ी हैं और पहाड़ियों की शान है टोपी।" जानी स्टाइल में हो जाए, राजकुमार जी की स्टाइल में ये कह रहे हैं आप। अच्छा, यानी हम पहाड़ी हैं और पहाड़ियों की शान है टोपी। यानी हम पहाड़ी हैं, पहाड़ी।
थैंक यू सर। भोलाराम ढांग वाला भी जुड़ चुके हैं, कहते हैं क्या बात है, आज एक महान शख्सियत को आप लेकर आए हैं, बहुत धन्यवाद। पुलाराम डांग वाला को पहले तो मैं भाई को बहुत बहुत गुरु जी को धन्यवाद कहूंगा कि वो हमारा लाइव देख रहे हैं। ये हिमाचल के शान है अपने पुलाराम सर, इन्होंने हिमाचल के लिए बहुत कुछ किया है और हमारे आइडियल हैं, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक बहुत अच्छी अभी पहल चलाई हुई है सबने, चाहे वो पुलाराम डांग वाला है, ऋषि भाई है, या बाकी जितने भी हिमाचल के दिग्गज हैं जो हिमाचलियों को इकट्ठा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत काबिल तारीफ है। इसके लिए मैं इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। जी, ऋषि शर्मा जी कह रहे हैं कि नरेश कुमार कौंडल देवभूमि और देवभूमि हमारे साथ हैं एक कलाकार परिवार बनाने के लिए। सर मैं हमेशा से साथ हूँ और उन सभी लोगों से साथ हूँ, चाहे वो ऋषि भाई हैं, चाहे वो कोलाराम सर हैं, क्योंकि देखो हिमाचल के हित के लिए जब भी बात होगी मैं वहां पर खड़ूंगा और हिमाचल के लिए जब भी एक अच्छी पहल होगी मैं हमेशा उनके साथ हूँ। और हम तो शुरू से ही ये चाहते हैं कि एक हिमाचल में कम से कम, मुझे पता है सर, मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि देखिए हिमाचल में जो इसमें ये परिवर्तन आना, एक इंडस्ट्री के अंदर काम करना, एक हमारी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि इंडिविजुअल काम करना एक अलग बात होगी, लेकिन अगर हम बात करें एक हिमाचल फिल्म इंडस्ट्री या हिमाचल इंडस्ट्री, तो एक बहुत अच्छी चीज बनती है। और मैं यही बोलता हूँ कि जो कलाकार हैं या ये हैं वो एक मंच पे आए और एक साथ मिलकर काम करें, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। और जो अभी मेरी पुलाराम डांगवाला सर से भी बात हो रही थी कि जो वो कई कुछ लोग सोचते होंगे कि इसमें अगर ये जुड़ने से एक चमत्कार हो जाएगा या हमें मेले में काम दिलाएंगे या कुछ, तो उस तरह से कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये चीजें उनको बड़े क्लियरली हमने कह रहे हैं कि ये वाला जो ये है वो इंडस्ट्री की नींव पड़ रही है। इंडस्ट्री की नींव जो पड़ती है वो कनेक्टिविटी के लिए पड़ती है कि जो जितने भी लोग हैं वो आपस में कनेक्ट हो और एक दूसरे के साथ मिले, और वहां से क्या है एक पार्टनरशिप चलना शुरू हो जाती है, वहां से एक साथ काम होना शुरू हो जाता है, एक तालमेल बनता है और एक इंडस्ट्री की स्थापना होती है। तो वहां पर ये लोग जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि कोई हम वो एनजीओ बना रहे हैं, सोसाइटी बना रहे हैं। तो एक फिल्म इंडस्ट्री और एक एनजीओ, और जैसे यही वो ऑटो वाला काम नहीं है कि अब तेरा ऑटो चलेगा उसके बाद दूसरे का नंबर आएगा, तीसरे का नंबर आएगा। ये एक कनेक्टिविटी की बात हो रही है। कनेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपस में मिलो और दूसरे के आइडियाज, जैसे कोई काम करता है उनसे आइडिया हो गए। अब जैसे दीपू भाई आप आज मेरे साथ मिले हैं, कल को हो सकता है हम एक कोई प्रोजेक्ट लेके आए तो मैं बोलूंगा दीपू भाई को भी बुला लो, ये हमारा सेम जैसा प्रोजेक्ट है तो इसमें हम आपकी गाइडेंस ले सकते हैं आप। तो एक कनेक्टिविटी बढ़ेगी, एक पार्टनरशिप बढ़ेगी और एक प्रोड्यूसर का भी आपस में लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस आपस में टाई अप करेंगे। तो इस तरह से इंडस्ट्री की जो पहल है हम वो सोच रहे हैं। तो जो लोग ये चीजें सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि मतलब हाँ, मतलब इस इंडस्ट्री के दौर से किसी को मिलने में काम मिलेगा या कुछ और काम में कोई इंडस्ट्री का हेल्प करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ काबिलियत के दम पे ही है और इसमें इंडस्ट्री का कोई रोल नहीं रहने वाला है। जी जी जी, जैसे बात हो रही थी एकता की, सभी को एक होने की करने की बात हो रही थी। संस्थाएं बहुत सी बन चुकी हैं हिमाचल में, एसोसिएशन अलग अलग बन चुके हैं, बहुत से कला मंच भी बन चुके हैं। तो कलाकार एक होने के बजाय यहाँ पे मुझे लगता है पिछड़ता नजर आ रहा है, एक नहीं दिख रहा है। बहुत से अलग अलग ग्रुप जुट हो चुके हैं। सर बात इसकी नहीं है, ग्रुप की नहीं है। एक्चुअली बात होती है एक गाइडेंस की, एक अगर गाइडेंस और एक ग्रुप नहीं बोल सकते इसको, एक हिमाचल की पहले से ही शुरुआत से ही कुछ इस तरह सा माहौल रहा है कि जो लोग काम कर रहे हैं इस टाइम पूरे हिमाचल बस में, चाहे वो मैं अगर मैं बात करूं हिमाचल में भी बहुत दिग्गज हुए हैं, चाहे अनुपम खेर है, कंगना रनौत है, या
इवन की प्रेम चोपड़ा भी हमारे यहाँ, मेरी बात हुई थी प्रेम चोपड़ा जी से भी अभी कुछ दिन पहले, टेलीफोनिकली मेरी बात हुई उनसे, क्योंकि अभी अवार्ड शो जो आ रहा था तो मैं उनको इनवाइट किया हुआ था हमने भी, तो वो शिमला से ही पढ़े हैं वो भी। तो मैं इस तरह के जो कुछ एक दिग्गज हैं, बहुत सारे दिग्गज हैं हिमाचल के रहे हैं, लेकिन वो मुड़ के हिमाचल को नहीं देखते हैं। जी और जी दूसरी जो अगर मैं बात करूं, मोहित चौहान भाई हो गए, वो भी अभी देखो बाहर है, वो भी या कोई हिमाचल का कोई भी बंदा बाहर जाएगा तो वो हिमाचल की तरफ इसलिए नहीं देखता क्योंकि वो शायद कहीं ना कहीं अपने कैरियर में बिजी हो जाते हैं। और जो हम जैसे लोग हैं, तो हम जैसे लोग जो एक लाइक सोशल वर्कर बन जाते हैं पूरे हिमाचल के लिए, मतलब एक जितनी भी एनजीओ है सोशल वर्क की तरह ही काम करती है, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पर फंड की बात करें तो फंड तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये हमारा एक, मैं पहले भी अपने एक इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि लोग बोलते हैं कि तुम क्यों करते हो, तो मतलब मैं यही हमेशा बोलता हूँ कि हमारे दिमाग में एक कीड़ा है जो मतलब इस तरह से होता है कि किसी को शौक होता है किसी चीज का, किसी को अगर बात करें कि किसी को चेस का शौक होगा, किसी को क्रिकेट का शौक होगा, कि तो हॉबी होती है किसी भी चीज की, उसको करके कोई मतलब लास्ट में कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक पैशन है, एक पैशन होता है जिसको करने से आदमी को सेटिस्फेक्शन मिलती है, आत्म एक अंदर से खुशी मिलती है, तो वो वाली खुशी हमें मिलती है। और जो डिफरेंट एनजीओ की जहाँ की बात है हो रही है, कहीं ना कहीं अब दिक्कत यहाँ ये आ जाती है कि कोई भी एनजीओ अगर बात करती है तो अब हर एनजीओ अपने आप को हिमाचल में एक सोचती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ इस टाइम, और मैं जी बहुत अच्छे लेवल पे वर्क, और इनकी ईगो हर्ट हो जाती है अगर हम इनको इकट्ठा करने की बात करते हैं। कोई मतलब इस पे ये की बात हो जाती है कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, मतलब हर बंदा सोचता है कि मैं बड़ा हूँ, और हर हर एनजीओ को लगता है कि मैं बड़ा हूँ, और बाकी कहीं ना कहीं छोटे हैं, या आपस में मिल गए तो ऐसा ना हो कि हमारी इमेज उनसे आगे छोटी हो जाए। तो ये वाली चीजें जो कहीं ना कहीं हिमाचल में एनजीओ का जो नाम मिलने का कारण है ये। जी मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसलिए किया था क्योंकि मेरे कोई खास दोस्त थे, वो किसी कला मंच से जुड़े थे और उनसे बात चल रही थी, मेरे हमारे पेज में कुछ कार्यक्रम चलाने के लिए मैं बात कर रहा था। तो उन्होंने साफ मुझे कह दिया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं थी आपके साथ काम करने में, लेकिन मेरे बॉस या जो भी उन्होंने उनको रिश्ता बना के दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना उस रिश्ते का, ना उस कलाकार का, ना कलाकारा का। लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, उनके साथ काम कर रही हूँ, मैं सॉरी मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। मुझे ये कौन लगा क्या? फिर कलाकारों को बिखरा भी है एक तरफ से, क्योंकि वो अगर उनके साथ काम करें तो ये तो नहीं हो गया कि हम एग्रीमेंट ही हो गया कि कलाकार अगर एक संस्था के साथ जुड़ गया तो उन्हीं का हो गया। अरे सर, ये हिमाचल की विडंबना है बहुत ज्यादा। मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ कि यहाँ पर जो एनजीओ है, उन मैं हकीकत बात करूंगा, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करता मैं। जो एनजीओ यहाँ पर चल रही है, वो जो जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है कि अगर कोई एनजीओ के अंडर हम मेंबर्स बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, बेचारे हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सोशली वर्क करके एक काम करते हैं वो। और कुछ जो लोग होते हैं वो उन पे एक हक जमाना शुरू कर देते हैं, एक मालिक की तरह, मतलब मालिक की तरह नहीं कहूंगा मैं, कि मतलब ठीक है एक स्टिक्सन है, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, या कोई और भी बड़ी संस्था है, तो एक रूल एंड रेगुलेशन होना जरूरी है। लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेयर करोगे, और मतलब मैं बोलता हूँ किसी को बंधुआ मजदूर बना के मत रखो यार, क्योंकि ये काम बेचारे हमारे लिए कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ हमारी हेल्प कर रहे हैं, हम उनके मालिक नहीं बन जाते हैं किसी बेसिस पे। जी तो मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा जो जो जैसा करना चाहता है उसको वैसा करने दो। लेकिन हाँ, जहां तक बात एक ऑर्गेनाइजेशन की है, या बात रूल एंड रेगुलेशन की, हाँ हाँ, वहां पर आपको थोड़ा सा बंद के रहना पड़ता है, उसके लिए ज्यादा टाइम देना पड़ता है जहां पर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप वहां पर जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर आप रूल एंड रेगुलेशन अपना काम करो, लेकिन इतना भी दबने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई, मतलब आप भी, आपकी अपनी लाइफ है, आप अपना
जीवन जो है भगवान ने ईश्वर ने आपको दिया है, तो किसी के अंडर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने में आप बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है और बहुत सारी एनजीओ है, अगर एक एनजीओ नहीं तो दूसरी एनजीओ और बहुत सारे सोशल वर्कर हैं, तो जी मुझे कभी भी डर के काम नहीं करना चाहिए। जी, मैंने उस कलाकार को यही बात कही थी कि मैं कोई पाकिस्तान की संस्था नहीं चला रहा, मैं इंडियन हूँ। आप देशद्रोही नहीं गिने जाओगे अगर आप हमारे साथ काम करते हो, क्योंकि हम कलाकारों के लिए ही काम कर रहे हैं, हम आपस में एक ही हैं और हमें एक-दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। किसी एक संस्था का बंद कर रह जाना, बंधुआ जैसे आपने बात की बंधुआ मज़दूर की तरह, बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल सर, मैं यही चीज अभी बोल रहा था कि बंधुआ मजदूर की तरह कहीं ना कहीं देखिए, दो तीन चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, कि एक ये होता है कि आप अपना एक्सप्लॉइटेशन खुद करवा रहे हैं, पहली तो बात ये मैं मानूंगा, क्योंकि देखिए जहाँ पर आपको अच्छा काम नहीं लगता है वहां पर काम मत कीजिए, क्योंकि कोई भी आपको फोर्सफुली काम नहीं करवा सकता है। और सेकंडली, जो यहाँ पर काम की कमी नहीं है, अगर आपके पास अच्छा टैलेंट है या अच्छा कैपेबिलिटी है या आप काम करना चाह रहे हैं, बहुत सारे ऐसी लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इवन कि मैं खुद की बात करूँ, हमारे साथ कई लोग सपोर्ट करते हैं, काम करते हैं, और कई बार मुझे कॉल भी आ जाती है बीच में कि यार नहीं सर, एक्चुअली हमने वहां जाना था, ये तो वहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? मैं बोलता है यार जहां मर्जी जाओ भाई, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है। हाँ, जहां तक आपको एज ए मेंबर है, आपको लिए एक छोटा सा टास्क दिया है, वो हमारे लिए कर दिया करिए, क्योंकि वो क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो वो जरूरी है। लेकिन अगर हम बात इसकी करें ना सर कि मतलब किसी को हम दूसरी जगह नहीं जाने देंगे, तो कहीं ना कहीं वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो जाएगा जाएगा, वो निश्चित तौर है, वो निश्चित तौर पे जाएगा। बिल्कुल, ऐसे वो कलाकार दोनों तरफ मैनेज कर लेगा, लेकिन अगर उस पे प्रेशर बनाओगे कि आप मेरे ही हो, तो वो छोड़कर ही चला जाएगा। बिल्कुल। ऋषि शर्मा जी कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर कोई काम कर रहे हैं, इसको हमें स्टेट लेवल पे लेके जाना होगा। सब एक होके सबको एक होकर चलना पड़ेगा, हमें हम बनकर चलना होगा। डेफिनेटली बहुत ऋषि भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक मतलब यही यही चीज मैं बता रहा था कि अ, हम लोगों को जो है वो साथ में मिलके काम करने की आवश्यकता है, और हम सभी जब तक नहीं मिलेंगे तब तक काम नहीं होगा। लेकिन मैं साथ में यही भी बोलूंगा कि जोड़ के तभी फायदा है जब लोगों में काम करने का क्रेज होगा, और जिनको ये पका पता होगा कि काम हमें ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बनी बनाई खिचड़ी कोई भी नहीं मतलब खिलाने वाला है, काम जी, हमें जी। ही मतलब काम हमें करने का मतलब यह है कि जैसे सपोज करो, अब हम सोचो कि हम किसी एनजीओ का पार्ट हो गए, फिल्म इंडस्ट्री में पार्ट हो गए, तो हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है या हमें काम मिल जाएगा, कोई ऐसा कुछ नहीं है। अगर बॉम्बे की भी बात करें, बॉलीवुड की भी, तो कई लोग अभी भी ट्रेन के वहां पर सोते हैं फुटपाथों पे, वो भी अपने जी, हाथ। तो मतलब फिल्म इंडस्ट्री का होना एक अलग इशू है, एक काम मिलना एक अलग इशू है। जिसमें जील है, क्रेज है, वो कभी भी अपने काम को रुकने नहीं देगा, और जिनमें का क्रेज नहीं है, वो चाहे जितने मर्जी आप हम जोड़ लें, वो काम नहीं करेंगे। बट जी, जी। ये है कि एक अच्छे लोग 8-10 भी जुड़ जाते हैं, तो वहीं भी हम कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्री की शुरुआत हो सकती है, जो कि अभी जरूरत है ये जी, हिमाचल की। जी। ये ऋषि भाई ठीक है, ये पूरे हिमाचल को इकट्ठा होके काम करने की जरूरत है, और सभी को ये माइंड में बना लेना चाहिए कि हमें जो है वो काम करना है, और जो काम करने वाला है वो सच में उसको कई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब इंडस्ट्री अगर सामने सभी लोग मिलेंगे तो। जी, बिल्कुल। बहुत समय भी हो चुका है नरेश जी, काफ़ी समय हो चुका है। अलविदा लेने का मुझे लगता है ये टाइम है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक पर लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत प्यार हमें मिल रहा है, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे सवाल भी ये कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा आपसे भी बात करके करके। लेकिन मैं अंत में सिर्फ़ एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, अ, उससे आपको थोड़ा बुरा भी लग सकता है, अगर ना लगे तो कोई बात नहीं, अगर बुरा लगे तो मैं माफ़ी भी चाहूँगा। ना ना सर, बुरा लगने की बात नहीं है, क्योंकि अगर मतलब मैं बुरा नहीं मानता, कोई सवाल आप पूछ रहे हो तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहा होगा तभी आप पूछ रहे हैं, तो जी, जी। आप नहीं, होंगे नहीं, ये इसलिए भी जो भी छोटा-सा आप। सवाल है, मैं
जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उनसे उनसे ये सवाल मैं ज़रूर करता हूँ कि लॉकडाउन की बहुत ही कठिनाइयों भरे इस समय में बहुत खतरनाक ये स्थितियाँ थी, गुज़र चुकी हैं वैसे थोड़ी-सी, अब थोड़ा-सा मुझे लगता है बाकी है। काफ़ी अच्छा माहौल अब देखने को मिल रहा है, बाज़ार वगैरह खुल गए हैं, काम पे सभी जा रहे हैं सही ढंग से। लेकिन कलाकारों के काम अभी भी थोड़े अटके हुए हैं, पेंडिंग हैं, चाहे वो फ़ोटोग्राफ़ी शूटिंग या फिर जागरण, स्टेज शोज़ वगैरह अभी बंद हैं, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में वो भी खुल जाएँगे और सब सही सही हो जाएगा पहले की तरह। सवाल मेरा ये है कि बहुत से कलाकार ऐसे हैं, जो निर्भर थे अपनी कला के दम पर। कुछ तो ऐसे हैं जो जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है या फिर जिनका नाम बहुत अच्छा है और उनको सपोर्ट भी काफ़ी मिल गई है और काफ़ी वो पैसे से कमी नहीं है जिनको। लेकिन कुछ ऐसे कलाकार जो आत्मनिर्भर थे, कला के दम पर ही जो कमा रहे थे रोज़ी-रोटी अपनी, चाहे वो शूटिंग करके शूटिंग में या फिर अपना एडिटिंग करके, रिकॉर्डिंग करके या फिर स्टेज शो करके या जागरण करके, झाँकी वगैरह से। बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं, तो क्या कभी किसी को ज़रूरत पड़ी हो या फिर आगे कभी ज़रूरत पड़े, तो क्या नरेश कुमार कौंडल जी उनके साथ खड़े हैं? किसी भी कलाकार के साथ अगर आपसे कोई हेल्प माँगता है या फिर हेल्प ना भी माँगे आपसे, तो क्या आप अपने बेस पे आप हेल्प करने को किसी की भी तैयार हैं? बिल्कुल सर, ये सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि अभी कोरोना काल चला हुआ है और कोरोना काल में अब इस टाइम ऐसी सिचुएशन है पूरे प्रदेश, मतलब हम कहें कि बुरी कंडीशन है। जी, सॉरी। जी। जी सर। इस तरह से मतलब पूरे प्रदेश में कलाकारों की बुरी कंडीशन है और खासकर अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो अभी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि कुछ आपने जैसा कहा कि कुछ लोग जो है, कुछ कलाकार बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा रिचेस्ट है, उनको मतलब बहुत ज़्यादा शो मिलते हैं, बहुत ज़्यादा काम भी मिलता है। लेकिन अभी तक आपने देखा होगा कि हिमाचल में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हिमाचल में इतने लाखों के हिसाब से पैसे ले रहे हैं, मतलब शोज भी लेते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हिमाचल के कलाकारों के लिए कुछ डोनेट किया हो या कुछ इस तरह से। ये जी। हिमाचल की विडंबना है कि जब हम लोग थोड़ा सा भी ऊपर उठ जाते हैं, तो हम जो हमारे आर्टिस्ट लोग हैं या हमारे साथ के लोग हैं उनको नहीं देखते हैं। और रही जहां तक सिर्फ कलाकारों की बात, अगर किसी को भी कल को जरूरत पड़ती है, चाहे मैं अपनी जेब से या कहीं से भी करके दूं, उसकी मैं जरूर हेल्प कराऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए गवर्नमेंट के सामने जाना पड़े, डीसी के पास जाना पड़े या किसी और इसके साथ जाना पड़े, मैं उसकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। क्योंकि हेल्प सिर्फ इस तरह से नहीं होती कि आप जरूरी, मैं हमेशा अपने जब भी मैं मेरा कोई वो होता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार दूसरों की हेल्प कीजिए, आप कभी मेरा लाइव देखते होंगे तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास 5 रुपए है तो कोई हो सकता है कि आपकी बहन के लिए आप, लेकिन उस बंदे के लिए बहुत मायने रखते हैं जिसको आप ये 5 रुपए दे रहे हैं। तो जी। मतलब जब आप मुंह पे एक बहुत ऐसी ऐसी खुशी आएगी और वो मुस्कुराहट देख के आपके दिल में को भी शांति मिलेगी कि यार मैंने अच्छा काम किया है। तो मैं ये कहता हूँ हमेशा कि आप के अगर पॉसिबल है तो आप हेल्प कीजिए, नहीं है पॉसिबल तो आप ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए कि आप हेल्प हो सके। एक चाहे जिस मर्जी लेवल पे ले जाए, चाहे उसके लिए आपको सोशली आपको सोशलिस्ट के पास जाना पड़े या कुछ जैसे चंद्र मोहन शर्मा जी हैं हमारे, ऐसे लोगों से हमें हेल्प मांगनी पड़ सकती है या अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद ठाकुर जी है उनसे मांगनी पड़ सकती है। तो किसी भी लेवल पे अगर किसी को हेल्प मांगनी पड़ती है तो नरेश कुमार वहां पर है और डेफिनेटली उनके साथ खड़ा है। जी। नरेश कुमार जी, हमारे पास बहुत बड़ा कमेंट आया भोलेराम डांग डांग वाला जी का। इन्होंने हमारी बिल्कुल स्क्रीन भी ढक दी है। और लिखा है कि अभी हम बात करेंगे सिर्फ हिमाचल। हमने शुरुआत की सभी सभी ने मिलकर के परिवार बनाने की। अगर हम सोचें हम क्यों आगे आए तो कोई भी आगे नहीं आएगा। हमारे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा इसके बारे में सोचें आप। मकान डालते हो, गाड़ियां डालते हो, किसके लिए? कोई
साथ में लेकर नहीं जाता, बस यादें रह जाती हैं। अवार्ड फंक्शन की बात तो हिमाचल में एक रिवाज सा चल चल पड़ा है। व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोरोना अवार्ड कोरोना अवार्ड ये एक 7 अवार्ड या गर्मी अवार्ड अलग-अलग तरह के अवार्ड शुरू हो गए हैं। अगर दम है तो स्पॉन्सर करवाओ मेरे द्वारा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल इन्होंने सही बात कही नरेश जी। इन्होंने मैंने भी कुछ पोस्टर कुछ दिन पहले देखे थे, पता नहीं कोई संस्था थी शायद, कुछ कोरोना योद्धा अवार्ड कुछ ऐसे अवार्ड चल पड़े हैं। पता नहीं किस बेस पे। और हाँ, जिन्होंने जो वो अवार्ड करवा रहे हैं जी। बिल्कुल दीपू भाई, मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने कई बार मतलब मैं खुल के इसलिए नहीं बोलता क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये लोग हमारे लोग हैं, फिर वो बात वहीं तक आ जाती है। और मैं इस चीज के बहुत दुखी रहता हूँ इस चीज पे कि यार क्या बोलूं, मतलब मुझे अल्फाज नहीं मिलते कि यार पहले दिमाग में सोच तो लो कि हम कर क्या रहे हैं। कम से कम एक छोटा सा बच्चा जिसकी 5 6 7 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल उम्र होगी, उनको कोरोना योद्धा का अवार्ड दिया जा रहा है। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग बेचारे पुलिस में हैं, जो लोग आशा वर्कर्स हैं, जो दिन रात एक करके काम कर रही हैं, यार कम से कम मुझे नहीं लगता कि अभी जितनी भी ये लड़की ये है इनको किसी को मतलब ये बहुत एक या दो या तीन अपने डिस्ट्रिक्ट की होंगी जिनको इन्होंने नॉमिनेट किया होगा, बाकी की बेचारी तो पता भी नहीं है। ये कि ये ट्रेंड बन गया है दीपू भाई कि जो आपका नॉन है, जैसे मेरा नॉन दीपू भाई है, मेरा नॉन मनीष भाटिया जी है, तो मैं मनीष भाटिया जी को कोरोना अवार्ड दे दूंगा, मैं दीपू जी को कोरोना अवार्ड। मुझे नहीं पता कि दीपू भाई ने क्या किया है, तो कि बाहर भी निकले हैं अपने कमरे से कि नहीं निकले हैं, या मनीष जी निकले हैं या कोई और निकला है, तो मुझे इस चीज का पता नहीं है। लेकिन वो मेरा नॉन है तो अवार्ड किसको दे? अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि अवार्ड किसको दे? तो अवार्ड बांटने के लिए बंदा चाहिए, और उस बंदे को जो है अपनी मर्जी से हम लोग जो है उसको नाम चयनित करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है ऐसी चीजों को देखकर, और बहुत यही कहूंगा कि जो चीजें ये कर रहे हैं, मतलब जो भी लोग ये करते हैं, तो उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए, मेंटली प्रेशर लगा के कि यार हम पूरे हिमाचल का सवाल है, पूरे ऐसे लोग जो सच्ची में लड़ रहे हैं उनका एक मजाक, वो उनको हर्ट होगा नहीं मिलता है। और छोटे से बच्चे को भी कुछ सोचेंगे कि यार क्या कर रहे हो कि इनको अवार्ड दे रहे हो, और हमने इतना सुबह से शाम तक तो इतना एफर्ट करते हैं, उनको बेचारों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है फिलहाल, उससे आप रहने दीजिए, इस तरह के इवेंट ना करिए, क्योंकि ये वाले अवार्ड आपने देने हैं, नॉर्मल अवार्ड की कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें हम ज्यादा नहीं बोलते। लेकिन जहां पर ये बात कोरोना अवार्ड की बात आ जाती है कुछ, तो वहां पर बोलना जरूरी हो जाता है हमारा भी। जी, फूलराम जी कहते हैं कि अगले ही महीने में बरसात अवार्ड आप शुरू करने वाला हूँ, दोनों ने जरूर आना है। जी, हम जरूर आएंगे। बिल्कुल बोला कि बिल्कुल, अब मुझे लग रहा है यही अवार्ड रह गए हैं, क्योंकि अब अवार्डों के नाम भी महीनों के नाम से ही लिखे जाएंगे कि ये अवार्ड जो है जनवरी के अवार्ड, फरवरी अवार्ड। और जिस तरह से ये ट्रेंड चला हुआ है अवार्डों का, सर लोगों के पास मुझे लग रहा है कुछ हिमाचल में करने को रहा नहीं है, या फिर ये सबसे इजीएस्ट वे है मतलब पब्लिसिटी गेन करने का, या जी जी पब्लिसिटी। जी। मैंने देखा है कि इसके लिए बंदे पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं सर, मतलब ये बिल्कुल, अवार्ड। मैंने भी आमतौर पर ये देखा कि 3 या 4 या 2 नामी कलाकारों को, वो दिग्गजों को, हिमाचल के दिग्गजों को वो इनवाइट कर देंगे। बाकी जो भी होंगे, जो भी चिल्लर पार्टी वो इकट्ठा करेंगे, वो नए नए उभरते हुए जो होंगे, सॉरी मैंने गलत शब्द चिल्लर पार्टी इस्तेमाल कर दिया, लेकिन जो भी नए हमारे शौकिया जो कलाकार हैं, उनको बाद में मिक्स कर देते हैं दिग्गजों के साथ और नाम कमाने की कोशिशों में। हाल ही पिछले ही कुछ दिन पहले एक लाइव में कोई किसी का लाइव था, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई ऑनलाइन था, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं वो भी बातचीत कर रहे थे, तो मैंने कमेंट कर दिया कि सर आपने अवार्ड तो दिया, लेकिन आंखें बंद कर अवार्ड देना जरूरी था क्या? क्योंकि मैंने आमतौर पर उनके एनजीओ के थ्रू जो अवार्ड देते हुए वो देखे, वो बहुत बड़ा नाम उन्होंने उसमें जोड़ रखा था, इस लेवल के वो खुद भी मुझे लगता है नहीं है। वो उस तरह का नाम उनके अवार्ड शो का था। और फिर जब उनसे सवाल किया गया, एंकर ने उनसे सवाल किया जब उनके होस्ट ने, तो कहते हैं कि
दीपू हिमाचली पूछ रहे हैं कि क्या आंखें बंद कर अवार्ड देना जरूरी था, तो उन महाशय का जवाब आता है कि शायद हमने दीपू को अवार्ड नहीं दिया, इसलिए ये ऐसा सवाल कर रहे हैं। सर वही बात है, अब ये जो अवार्ड शो है, मैं सच बता रहा हूँ कि अवार्ड शो एक ऐसा माध्यम बन गया है जिससे अब लोग जो अगर मैं बात करूँ जो न्यू कमर है या कुछ जो लोग ख्याति प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक इजीएस्ट मेथड है, मतलब सबसे इजीएस्ट मेथड है अपने पूरे हिमाचल में नाम बनाने का, जो अवार्ड शो है। क्योंकि इस अवार्ड शो की वजह से क्या होता है कि अब उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अवार्ड की ट्रॉफियां दे देनी है, और जब अवार्ड शो करेंगे तो उनको पता है कि जितने भी दिग्गज वो बुलाएंगे 80% तो 80 लोग आ जाए, क्योंकि सब लगता है, तो यही लगता है कि सॉरी सॉरी सर, मैं ये कह रहा था कि सबको ये लगता है कि हमें अवार्ड मिल रहा है, तो वो अपने ऑनर को लेने के लिए क्यों नहीं जाएगा। तो एक ऐसा माध्यम बन गया है कि जिसमें मतलब लोगों को एक ख्याति के लिए लोग जाते हैं, और चाहे पैसे दे के भी जाते हैं, और ऑर्गेनाइजर के लिए ये हो जाता है कि यार मुझे कहीं ना कहीं पूरे हिमाचल में फेम फेम पाने का सबसे बेस्ट तरीका ये मिल मिल रहा है। तो वो महीने में या तीसरे चौथे महीने या साल में दो दो बार भी कर रहे हैं अवार्ड शो। जी जी। तो मतलब ये वाली बात सर, मैं यही कहूंगा कि अवार्ड शो एक मतलब एक पब्लिसिटी स्टंट रह के बन गया है बिल्कुल बस। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में सर एक ही सवाल आपसे पूछूंगा, टाइम भी काफी हो चुका है, सिर्फ एक सवाल की, बहुत सारी संस्थाएं हिमाचल में पहले से कार्यरत थी, काफी अच्छा कार्य भी हिमाचल में बहुत सी संस्थाएं कर रही थी, आपको क्यों जरूरत पड़ी हिम टीवी अपनी तरफ से एक नई संस्था बनाने की, आपको क्या जरूरत पड़ी? अच्छा मुझे, जी जी। हाँ बिल्कुल सर, जब सर अगर मैं बात करूं दीपू भाई, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, मैं फ्रेंकली जो सच है वो आपके सामने लेके आता हूँ। मैंने लाइफ में एक बहुत एक छोटे लेवल से वर्क शुरू किया है, मतलब एक कमरे से जिसे बोल सकते हैं कि मैंने सोचा कि कब जी हम कॉमेडी शो करेंगे, कॉमेडी शो हुआ, उसके बाद हम मतलब चाहे बॉलीवुड के वो ख्याली जी हमने बुलाए, बॉलीवुड कॉमेडियन। तो उस टाइम हम ये सोच के नहीं चले थे कभी भी कि मैं हिमाचल लेवल पे मैं जाऊंगा कभी भी। उसके बाद जब मैंने हिमाचल गॉट टैलेंट करवाया तो वहां पर अगर मैं बात करूं, हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में रखा था, तो मैंने कभी किसी को अप्रोच नहीं किया देखो भाई। मतलब जब रास्ता में मैं चलता रहा और रास्ता बनता रहा, और एनजीओ की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसके पीछे मेरा ये नहीं था मतलब कि मतलब मैं किसी एनजीओ को बुक करना चाह रहा था। लेकिन जैसे मैं हिमाचल वाटरलैंड की बात कर रहा हूँ, मैं सच बताऊं तो उस टाइम क्या था कि हमारे पास फंड्स नहीं थे, और हमने हिमाचल वाटरलैंड करवाना था। हमने बात की फिर जैसे एक मेरे जो हमारे पहले डायरेक्टर होते थे नॉन यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने कहा कि आपको स्पॉन्सर करवाते हैं अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। तो मैंने कहा चलो करवा दो सर प्लीज। तो वो बोलते कि आप रजिस्टर्ड है। मैंने कहा ये रजिस्टर्ड क्या होता है? बोला आपकी एनजीओ रजिस्टर्ड है। मैंने कहा नहीं रजिस्टर्ड तो नहीं है। मैंने कहा हम तो इवेंट करवाना है। तो बोलते इसके ये सिर्फ फंड्स जो देते हैं वो सोसाइटी को देते हैं। अब मैं सोचू कि ये सोसाइटी क्या चीज है। फिर हमने सोसाइटी की वहां पर उन्होंने गाइडेंस दिया, फिर सोसाइटी बनाई, फिर वहां से हमें 5 की 10 हजार रुपया मिला। वो उस तरह से ये एनजीओ बनी सर। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कोई भी काम जो था वो हमने कभी भी, मैंने आज तक कभी किसी के काम पे ना कभी उंगली उठाई है ना कभी मैंने देखा है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ अपने वर्क पे होता है। मैं कभी किसी के वर्क को देखता नहीं हूँ कि मेरे कंपटीशन में कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोई मेरा साथ कोई कंपटीशन, मेरा खुद से कंपटीशन है। मतलब हमारा जो या मैं और धर्म सर काम करते हैं, तो सिर्फ हमारा टारगेट होता है कि यार हमने अच्छे अच्छे से करना है, बेस्ट करना है, अच्छे से अच्छे जो है लोग बुलाने हैं, और बेस्ट तरीके से करना है। तो मैं आपने देखा होगा कि कभी भी मैं किसी भी अगर मैं बात करूं पूरे हिमाचल में, मैंने खुद मतलब कभी किसी को अप्रोच नहीं किया। हाँ रास्ता बनता गया और लोग जुड़ते गए, बस इस तरह से हुआ है ये।
कोई भी चीज़ जो मतलब मैं बताऊँ कि प्री प्लान नहीं थी। हाँ, अब मैं इंटरैक्टिव हो गया हूँ मतलब लोगों के साथ अब मुझे पता लगने लग गया है कि कौन-सी लोग कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये भी आज से अगर 1 डेढ़ साल पहले अगर ये पूछते आप तो शायद मुझे पता भी नहीं होता कि कौन काम कहाँ कर रहा है। क्योंकि हमारा सिर्फ़ टारगेट ये रहता था कि ये आप मान सकते हैं दीपू भाई कि हमारे महीने में 2-2 3-3 इवेंट भी हमने करवाए हैं मतलब लगातार कंटिन्यू। तो हमारा फ़ोकस सिर्फ़ एक साइड ही होता था कि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। हमारा टारगेट हमें पता ही नहीं होता कि कौन हिमाचल में कौन कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा। लेकिन अब हम उस दौर पे पहुँच गए हैं कि अब हमें जब कनेक्टिविटी में बात कर रहा था कि ब लोग जुड़े और अब हमें पता लगने लग गया कि कौन कहाँ कैसा काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, कैसे ये जी कर रहा है। तो जो है वो बनती है तो मैं यही कहता हूँ हमेशा कि अगर आप अपना काम करते हैं, करते चले जाते हैं, तो कनेक्टिविटी अपने आप बनती जाती है। जी जी बिल्कुल। जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही। तो अब समय भी हो चुका है इजाज़त लेने का। काफ़ी कमेंट हमारे बीच आ चुके हैं। एक बार हम आपकी इजाज़त हो तो कमेंट को एक बार में थोड़ा पढ़ लें ताकि कुछ हमारे दर्शक भी नाराज़ ना हो, हमारे दोस्त भी। ऋषि जी कहते हैं कि अभी तक सिर्फ 5 से 10 लोग ऐसे हैं जो सच में हिमाचल की इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकते हैं। बाकी सब टांग खींचने में लगे हुए हैं। और अर्जुन जी कहते हैं सब एक साथ होगा तो सब कुछ होगा। और मट्टू जी के दीपक मट्टू जी बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छा ये गाते हैं और म्यूजिक भी बहुत अच्छा करते हैं। जिला मंडी से संबंध रखते हैं, आप शायद इनको जानते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो भाई को जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ और अभी थोड़े दिन पहले इनसे बात भी हुई थी कि जो बात कर रहे थे ये हिमाचल में अभी का जो हमारे आर्टिस्ट हैं इनके लिए मतलब कुछ होना चाहिए इस तरह से फंड्स वगैरह मिलने चाहिए। लेकिन जब मुझे हकीकत का पता चला तो मैं खुद बहुत डगमगा गया क्योंकि अगर हेल्थ की बात के इतने सारे कलाकार वहाँ पर हज़ारों के हिसाब से हिमाचल में हैं और गवर्नमेंट जैसी बात हो रही है ना कि गवर्नमेंट कितना पैसे दे देगी 2, 3, 4 हज़ार रुपया एक बंदे को भी देती है तो 2-3 हज़ार तो बेचारों के ऐसे आने-जाने और खर्चे में लग जाएँगे। तो मुझे बिल्कुल। नहीं लगा कि उसका सॉल्यूशन निकलेगा। इससे बेस्ट जो तरीका था सर जो लोग मतलब सच्ची में नीडफुल है, चाहे वो 10, 15, 20, 25, 30, 100 जिनकी हेल्प होनी चाहिए, सिर्फ़ उन्हीं को थोड़ा बहुत फंड मिले तो ज़्यादा बेटर है, जी, सबको बिल्कुल। मिलने की बजाय। जी, जी। पोलाराम जी कहते हैं कि आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी म्यूजिशियंस हैं, कल प्लीज़ अपनी लिस्ट ऋषि भाई के व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें। इन्होंने ये मुझे कहा है लेकिन हमीरपुर और बिलासपुर की लिस्ट भी पहुँच जाए तो अच्छा होगा। और ये कह रहे हैं कि किसी से बात चल रही है, हो सकता है कि कुछ हो सकता है, लेकिन वादा नहीं करता पर एक कोशिश है। जी, जी, आपको मैं लिस्ट ज़रूर भेज दूँगा जो भी मेरे जानकारी में है या फिर मैं पता कर लूँगा मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो भी मेरे लिंक में है, मैं ज़रूर आपको इनकी लिस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। जी, सर। जी, काफ़ी बहुत ज़्यादा प्यार आप सभी दोस्तों का मिला दोस्तों। इसी तरह हर रोज़ अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो नरेश कुमार कौंडल जी आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस आपने लाइफ़ का भी शेयर किया, अपने बारे में भी बताया, बहुत सारे अपने अपने राज़ भी खोले और बहुत सारे डिस्कशन हमने की, गंभीर मुद्दों पे भी बात की। हमारी गंभीर बातों से कोई नाराज़ ना हो जाए इसलिए मैं पहले क्षमा चाहूँगा अपने दर्शकों से। थैंक यू दीपू भाई, थैंक यू सो मच आपने हमें बुलाया और सच में मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और कहीं न कहीं मतलब दीपू भाई जो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी होती है और आपने वो चीज़ें मेरे से पूछी और कहीं न कहीं मतलब अगर आप नहीं पूछते तो शायद बहुत चीज़ें जो है वो कहीं न कहीं गुम हो जाती है, रह जाती है या कोई पूछता नहीं है या मतलब लोगों के सामने जाती नहीं है। क्योंकि सवाल जब तक नहीं पूछा जाए इसका जवाब भी आपको नहीं मिलता। जी, जी, तो बिल्कुल। ये चीज़ जो चीज़ अच्छी है यहाँ पर वो ये है कि मैं खुद जब लोगों को बुलाता हूँ तो वो बहुत टफ और कठिन सवाल पूछता है अपने शो में। तो इसके पीछे रीज़न ये नहीं होता कि मैं मतलब उनको कोई ये करना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि जो लोग उनके बारे में राय बनाते हैं, तो उनको जस्टिफाई करने का एक मौका होना ज़रूरी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सवाल पूछकर मौका ज़रूर मिलता है। जी।
जी जी। तो थैंक यू सो मच दीपू भाई, थैंक यू सो मच, और थैंक यू पोलाराम डांगवाला सर, ऋषि भाई, और मेरे जितने भी मेरे नॉन है और आपके जितने भी दर्शक हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे नरेश कुमार कौंडल जी। इनसे बात कर बहुत अच्छा लगा। आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को भी बहुत अच्छा इनसे बात कर लगा होगा। बहुत कुछ इनके बारे में हमने जाना और बहुत गंभीर मुद्दों पर हमने डिस्कशन भी की और इनके बारे में भी जाना कि ये खुद कलाकार हैं। मैं खुद नहीं जानता था कि ये कलाकार भी हैं। मैं तो ये सोचता था कि ये कलाकारों को हमेशा सपोर्ट ही करते हैं और बहुत सारे ये शोज वगैरह करवाते रहते हैं, लेकिन ये खुद मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। और बहुत खुशी हुई जानकर और बहुत मजा भी आप सभी से बात करके आया। बहुत कुछ कमेंट छूट गए थे, मैं उनको भी देख लेता हूँ। मनीष भाटिया जी कह रहे हैं कि नहीं, यह टीआरपी की बात है। जी जी बिल्कुल, अवश्य टीआरपी की ही बात है मनीष जी। और मनीष जी कहते हैं कि लगता है आज मेरे कमेंट नहीं दिख रहे। बिल मनीष भाई, आपके कमेंट, बहुत सारे कमेंट पढ़ लिए गए हैं, लेकिन कुछ एक कमेंट छूट जाते हैं जो मुद्दे से रिलेटेड भी नहीं होते कई बार। तो क्षमा चाहूंगा आपसे, आप नाराज ना हो। आप को हम अब भी अपना करीबी सोचते हैं, चाहे आप सोचे या ना। वैसे आपके दर्शन बहुत महीनों बाद हमारे इस छोटे से पेज में हुए और रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आते रहा कीजिए, आपका अपना घर है। और दोस्तों, मजाक चल रहा था थोड़ा मनीष भाई के साथ। आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दोस्तों, तहे दिल से। आप सभी हर रोज प्यार देते हैं हमारे कलाकारों को, जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, और हमारे साथ आपका आशीर्वाद हमेशा बना हुआ है। मैं जानता हूँ आप काफी पसंद, हमारे इस छोटी सी कोशिश को आप काफी पसंद भी कर रहे हैं। आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। अंत में दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि पोस्ट को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, कीजिए, ताकि बहुत सारे दर्शक हमारे मेहमान कलाकारों के साथ मिल सकें। और ये भी कहना चाहूंगा कि पेज को जरूर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आने वाले कलाकारों की, जो भी कलाकार हमारे पास आ रहे हैं, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उनसे रूबरू जरूर हो जाएं। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहूंगा, वो ये है कि बात बात में भूल भी गया मैं, क्या बात थी वो। हाँ, ये बात है कि अगर कोई कलाकार भाई हमारे हमें देख रहे हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगर हमारे साथ बातचीत करनी है, कलाकार भाई हमारे अगर कोई हैं, आपको हमारा कलाकार कोई भी, मतलब कोई भी हो सकता है, चाहे वो मॉडल है, राइटर है, म्यूजिशियन है, कवि है, कोई भी कलाकार आकर हमारे से बातचीत कर सकता है। दोस्तों, आप कमेंट कीजिए या फिर मेरा नंबर आपको हमारे पेज में मिल जाएगा, उस पे कॉल कीजिए। नंबर तो फिलहाल बंद ही है मेरा, क्योंकि मेरा फोन थोड़ा खराब हो गया है और लॉकडाउन के चलते दुकान में मैं रिस्क है तो दे नहीं सकता, क्योंकि वो पता नहीं कितना टाइम उसको ठीक करने में भी लगाते हैं, क्योंकि काफी टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें आ गई है, तो कॉल नहीं हो पाएगी। तो आप फेसबुक पे मुझे मैसेज कीजिए, फेसबुक पे ही पेज के थ्रू मुझे मैसेज कीजिए, या फिर मेरी आईडी पे मुझे मैसेज कीजिए, दीपू हिमाचली पे। और मैं आपको जरूर अपने हमारे इस पेज में जोड़ने की कोशिश करूंगा और आपसे बातचीत करेंगे। अगर आप कलाकार हैं तो जरूर हमसे जुड़िए। दोस्तों, इसी के साथ मैं फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, ऋषि शर्मा जी, अर्जुन शर्मा जी, अपुलेराम डांगवाला जी, दीपक मट्टू जी, और हमारे मनीष भाटिया जी, और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, विकास सोनी जी, देववर्धन जी, आप सभी का, सीमा कुमारी जी, आप सभी का धन्यवाद। आप हमेशा अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखते हैं। अंजना कुमारी जी, सारांश प्रज्वल, नेहा शर्मा, कृष्णा ठाकुर, विजय आलिया, रक्षा सिंगर जी, बच्चन सिंह जी, कविता भाटिया जी, और अशोक चरियाल, तिलक राज ठाकुर, कोमल शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। संजीव साकरी, बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का फिर से तहे दिल से धन्यवाद।